फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का IAS पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा जो सेक्शन है यह आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रहता है, जिसमें हम डेली 10 क्वेश्चंस को डिटेल के साथ देखते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यूपीएसआई महासंग्राम 2021 नोट्स जो कि यूपीएसआई सिलेबस पर आधारित है, यह नोट्स मात्र आपको 149 रुपये में दिया जा रहा है। सिलेबस में जितने भी टॉपिक है सभी कवर किए गए हैं। लगभग 250 पीडीएफ का संग्रह जो कि आपका टॉपिक टू टॉपिक होगा। अब उसमें किस तरीके के टॉपिक होंगे तो सामान्य हिंदी, मूल विधि, सामान्य अध्ययन यानी कि संपूर्ण जीएस, उत्तर प्रदेश विशेष, गणित, तर्क परीक्षण, कंप्यूटर और प्रमुख संस्था जैसे जो कई इंपॉर्टेंट टॉपिक है सभी कवर किए गए हैं। इसके साथ साथ SSCGD का भी जो है अभी हमने नया नोट्स तैयार किया है, उसका प्राइस है 299। तो ये जो कि सीमित समय के लिए है, तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और अगर कोई भी डिफ़िकल्टी होती है तो इसी नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर पहला है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ नियुक्त की? ऑप्शन है आपके पास दांडी, चंपारण, खेड़ा या फिर अहमदाबाद में। क्वेश्चन में पूछा है कि जो महात्मा गांधी है इन्होंने जो सत्याग्रह की जो क्रियाविधि थी यह सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की थी? तो मैं आपको बता दूं, आप सभी को पता है कि सत्याग्रह की जो थी कहाँ पर प्रयुक्त की थी? चंपारण। यानी कि आपका जो सही जवाब होगा वह क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की क्रियाविधि सबसे पहले चंपारण में प्रयुक्त की थी। गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह और अहिंसा के अपने आजमाए हुए अस्त्र का भारत में पहला प्रयोग चंपारण की धरती पर किया था। अफ्रीका में, ठीक है, जो कि सत्याग्रह और अहिंसा के जो अपने आजमाए हुए जो अस्त्र थे, इसका जो भारत में जो पहला प्रयोग कहाँ पर किया था? भारत में जो पहला प्रयोग किया था वह चंपारण की धरती पर किया था। यही उन्होंने यह भी तय किया कि आगे ये केवल एक कपड़े पर ही गुजर बसर करेंगे। इस आंदोलन के बाद उन्हें महात्मा की उपाधि से विभूषित किया गया था। यह आपसे पूछा जाए कि महात्मा गांधी को किसकी उपाधि के बाद उन्हें मतलब महात्मा गांधी को कब महात्मा की उपाधि मिली थी, तो आपको पता होना चाहिए कि सत्याग्रह जो शब्द नियुक्त हुआ था इसी के बाद ही इन्हें क्या कहा गया था? महात्मा की उपाधि से विभूषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि देशबंधु की उपाधि संबंधित है। ऑप्शन है आपके पास BR अम्बेडकर, चित्तरंजन CR दास, विपिन चंद्र पाल या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। किसकी देशबंधु की उपाधि किससे संबंधित है? तो आप सभी को पता होगा चित्तरंजन जो कि CR दास, इन्हें ही क्या कहा गया है? इन्हें ही देशबंधु की उपाधि से घोषित या कहा गया है कि देशबंधु की उपाधि किसे दी गई है? तो आपको याद रखना है चित्तरंजन जो CR है, इन्हें क्या कहा गया है? देशबंधु की उपाधि से नियुक्त किया गया है। देशबंधु चित्तरंजन दास, जिसे कि 1870 से 1925 ईस्वी का 1870 से 1925 ईस्वी सुप्रसिद्ध भारतीय नेता, राजनीतिक, वकील, कवि, पत्रकार तथा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता थे। देखो कौन कौन थे यह? एक तो सुप्रसिद्ध भारतीय नेता भी थे, इसके साथ साथ राजनीतिज्ञ भी थे, वकील, कवि, पत्रकार और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नेता भी थे। उन्होंने कई बड़े स्वतंत्र सेनानियों के मुकदमे भी लड़े। वकील थे तो लड़ेंगे ही सही ना, मतलब इस तरीके से आपको बताया गया है कि इन्हें देशबंधु चित्तरंजन दास की उपाधि दी गई है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। ऑप्शन है आपके पास भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, कंपनी की सेना को पक्षी प्रशिक्षण मिला था तथा उसके पास आधुनिक हथियार थे, भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव या फिर उपरोक्त तीनों। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? तो मैं आपको बता दूं, इसमें आपके जो ऑप्शन नंबर पहला, दूसरा और तीसरा यानी कि तीनों सही है, तो आपका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखो जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, उसमें सफलता का कारण क्या था? पहला तो ये था कि भारत में राष्ट्रीय भावना की बहुत कमी थी। उसके साथ साथ कंपनी की जो सेना थी उसमें पश्चिम जो प्रशिक्षण मिला था और उनके पास क्या थे? आधुनिक हथियार भी थे, इसी कारण उन्हें सफलता प्राप्त हुई। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव भी था, इस कारण भी यह सब हुआ। तो इससे क्या हुआ कि भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी सफलता का यही राज था। देखते हैं सन 1600 ईस्वी में स्थापित ईस्ट इंडिया कंपनी। आपसे कहा जाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई, तो कब की गई थी? सन 1600 ईस्वी में।
आगे देखेंगे, भारत में सफलता का राज, भारतीयों की राष्ट्र भावना की कंपनी की सेना को आधुनिक प्रशिक्षण प्रमुख था। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने हेतु आई, लेकिन धीरे धीरे भारत की जो राजनीतिक परिस्थितियां थी इनका लाभ उठाकर यहाँ की सत्ता पर अधिपत्य यानी कि अधिकार स्थापित कर लिया। तो अब याद रखना है कि सबसे इम्पोर्टेंट यह हो गया है आपके लिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। आपको याद रखना है कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में निम्न वायसरायों में से जिसके काल में इंडियन पिनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए, मतलब कि किसके काल में यह तीनों चीज़ें पारित की गई थी। ऑप्शन है आपके पास लॉर्ड मियो, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड केनिंग या फिर लॉर्ड डफरिन। इन तीनों में से, इन चारों में से किसके काल में इंडियन पेनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को पारित किया गया था। तो मैं आपको बता दूं जो इसका जो सही जवाब है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लॉर्ड केनिंग जो थे इनके ही काल में इन तीनों को पारित किया गया था। अब देखते हैं यह क्या है। भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त प्रथम वायसराय, देखो जो ब्रिटिश साम्राज्य के जो अधीन नियुक्त प्रथम वायसराय थे वह कौन थे, लॉर्ड केनिंग। अब देखो 1856 से 1862 के कार्यकाल में न्यायिक सुधारों के अंतर्गत इंडियन पेनल कोड, जिसे क्या कहा गया है, जो इंडियन पेनल कोड है ना, इसे कहा जाता है भारतीय दंड संहिता। सिविल प्रोसीजर कोड जिसे कहा जाता है दीवानी प्रक्रिया संहिता। इसके साथ साथ जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है इसे कहा जाता है दंड प्रक्रिया संहिता। ये तीनों जो पत्र है जो कि पारित किए गए थे। इसी समय पारित इंडियन हाई कोर्ट एक्ट के द्वारा क्या हुआ था, मुंबई, कोलकाता, मद्रास में एक एक उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी। अगर आपसे पूछा जाए या तो ऐसा पूछा जाता है भारतीय दंड संहिता, दीवानी प्रक्रिया संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता, यह किसी काल में इसे पारित किया गया था, आप क्या लगाओगे, आप लॉर्ड केनिंग के काल में। या इंग्लिश में भी कह दे आपसे, इंग्लिश में क्या कहेगा, वह यह कहेगा कि इंडियन पेनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड या फिर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ठीक है, तो ये इनका आंसर क्या होगा, यह किसके काल में थे, तो यह लॉर्ड केनिंग के काल में थे। किस समय, 1856 से 1862 के बीच में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किया। भारत में डाक टिकट किसने शुरू किया था, क्वेश्चन यही पूछा गया है। ऑप्शन है आपके पास लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, लॉर्ड केनिंग ने या फिर लॉर्ड ऑकलैंड ने। पूछा है कि जो डाक टिकट है यह किसने शुरू किया था, तो सीधी सी बात है कि आपका जो सही जवाब होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लॉर्ड डलहौजी ने ही भारत में डाक टिकट शुरू किया था, जो कि ब्रिटिश सरकार के एक गवर्नर जनरल थे। क्लियर है। भारत में डाक टिकटों की शुरुआत 1852 में हुई। 1 जुलाई 1852 को सिंध के मुख्य आयुक्त सर बर्टेफियोर द्वारा सिर्फ सिंध राज्य में और मुंबई कराची मार्ग पर प्रयोग किए सिंध डाक नामक क्या किया था, डाक टिकट जारी किया था। डाक टिकट का क्या नाम था, सिंध डाक। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सिंध डाक नामक डाक जो टिकट है, या कह देंगे कि डाक टिकट की शुरुआत, या कहा जाएगा सिंध डाक टिकट। ठीक है, तो यह कब, इसकी शुरुआत कब हुई थी, एक तो इसकी जो शुरुआत है यह भारत में, ठीक है, भारत में हुई थी 1852 में। क्लियर, किसके द्वारा की गई थी, तो आपको नाम तो पता ही होगा, क्या बताया था नाम मैंने आपको, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरुआत की गई थी। कब, 1852 में। अगला क्वेश्चन है सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसके, या तो फिर किसे जाता है या फिर किसने इसे समाप्त किया था। ऑप्शन है आपके पास लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, लॉर्ड ऑकलैंड ने या फिर लॉर्ड केनिंग ने। तो आपको बता दो सती प्रथा या ठगी प्रथा ये जो समाप्त करने का जो श्रेय दिया गया है वह दिया गया है लॉर्ड विलियम बेंटिक को। किसे, लॉर्ड विलियम बेंटिक, यानी कि आपको जो सही जवाब होगा वह ऑप्शन नंबर बी होगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को अंत करना और ठगी को समाप्त करने का, मतलब इन्होंने ही क्या किया था, समाप्त किया था।
ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय। आपसे पूछा जाए कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, तो क्या बताओगे आप? राजा राम मोहन राय। इनके अथक प्रयत्नों से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अधिनियम 1819 के नियम 17 को द्वारा, कौन सा नियम? जो नियम 17 था, इसके द्वारा सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया था। पहले यह नियम केवल बंगाल के लिए था, फिर 1830 में मुंबई और मद्रास में लागू कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण था। ऑप्शन है आपके पास, अंग्रेजों के सिराजुद्दौला के जो राज्यारोहण का विरोध किया, या फिर अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया, अंग्रेजों ने बंगाल में फ्रांसीसियों के उपनिवेश जो चंद्रनगर है इस पर हमला किया था क्या, या फिर काला कारवां जिसे कि ब्लैक होल है इसकी घटना का होना। तो मैं आपको बता दूं कि नवाब जो सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का जो प्रमुख कारण था, यानी कि किस वजह से हुआ था, तो वह था अंग्रेजों ने व्यापारी छूटों का दुरुपयोग। अंग्रेजों ने क्या कहते, व्यापार थे ना इनका, मतलब कि जो व्यापार की जो छूटें थी इनका क्या किया था, दुरुपयोग किया था। इस वजह से क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच, ईस्ट इंडिया और जो इनके बीच क्या हुआ था, संघर्ष हुआ था। मुगल सम्राट के द्वारा अंग्रेजों को निःशुल्क व्यापार करने की छूट मिली थी, लेकिन अंग्रेजों ने इसका दुरुपयोग करना शुरू किया। क्या हुआ था कि जो मुगल सम्राट है इन्होंने क्या कहा था कि अंग्रेजों को निःशुल्क जो सामुद्रिक व्यापार होता है इसको, मतलब कि निःशुल्क कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, परंतु क्या करा अंग्रेजों ने इसका दुरुपयोग किया। अब क्या किया, वे अपना जो व्यक्तिगत व्यापार भी निःशुल्क करने लगे और जो देशी व्यापारियों को बिना चूकी दिए व्यापार करने के लिए प्रोत्साहन करने लगे। इससे क्या हुआ, नवाब को आर्थिक क्षति पहुंची। अब सभी दूर से मुफ्त कर देंगे तो फिर प्रॉफिट कैसे होगा, प्रॉफिट तो हो नहीं सकता ना। इसलिए क्या हुआ, जो नवाब को क्या हुआ, आर्थिक स्थिति को ठेस पहुंची, या मतलब बोल सकते हो इनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई। नवाब उन्हें पसंद नहीं करता था। जब उन्होंने व्यापारिक सुविधा का दुरुपयोग को बंद करने का निश्चय लिया तो अंग्रेज संघर्ष पर उतर गए। तभी क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो संघर्ष हुआ। अगला क्वेश्चन है कि 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया था? किसका? महारानी विक्टोरिया का। ऑप्शन है आपके पास, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड बर्नम ने, या फिर सर हारकोर्ट बल्टर ने। तो जो 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का एक घोषणा पत्र था जो कि इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था, वह किसने सुनाया था? तो वह सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। तो आपका जो सही जवाब होगा वह क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। वही चीज़ दी है कि 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। अगला क्वेश्चन है, किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? यानी किसके कारण जो गुरुद्वारा है वो गुरुद्वारा सिखों के द्वारा पवित्र माना जाता है? ऑप्शन है आपके पास, गुरु रामदास के कारण, गुरु अंगद के कारण, गुरु अर्जुन देव के कारण, या फिर गुरु गोविंद सिंह। आप सभी को इसका आंसर पता होगा कि जो सिखों का जो पवित्र जो स्थान है वो किसकी वजह से माना जाता है। तो आपको पता होगा कि गुरु गोविंद सिंह सिखों के गुरु कहलाते हैं। तो इन्हीं के कारण क्या हुआ, इन्हीं के कारण ही नांदेड़ जो गुरुद्वारा है जो कि सिखों के द्वारा क्या माना जाता है, पवित्र माना जाता है। तो आपका जो सही जवाब है वह क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह की जो मृत्यु हुई थी मात्र 42 वर्ष की आयु में 7 अक्टूबर 1708 को नांदेड़ महाराष्ट्र में हुई थी। नांदेड़ गुरुद्वारा गुरु गोविंद सिंह का समाधि स्थल है, जिसके कारण ये पवित्र स्थल माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? 1857 ईस्वी में, 1799 ईस्वी में, 1793 या फिर 1769 ईस्वी में? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इसके साथ अगर कोई भी जितनी भी डिटेल आप इस क्वेश्चन से जान सकते हैं, या टीपू सुल्तान का जो अंग्रेजों के साथ युद्ध हुआ था इसके बारे में जितनी भी डिटेल आप जानते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। चलिए मिलते हैं हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।